नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, ये पेपर एनएफएल का है। नेशनल फ्यूल कॉम्प्लेक्स में 18 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था और 12:30 बजे से 2:30 बजे यानी फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का हम इसमें पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, जिसके 100 क्वेश्चन आए थे। पार्ट 1 एक सॉल्यूशन के रूप में मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक हमने सॉल्यूशन किया था। आज की इस वीडियो में हम 75 से आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही है, लेकिन हम इसका हिंदी में सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये हिंदी में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आंसर साथ में दिए हुए हैं, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कारण सहित उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चंस को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 76 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के उपकरणों की वर्ग में जो इंडस्ट्रियल और पैनल में काम में लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी क्लास होनी चाहिए। एक्यूरेसी क्लास बोलते हैं, वैसे इन्होंने यहाँ पर क्वालिटी लिखा है, लेकिन हम इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेसी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और इनकी एक्यूरेसी श्रेणी को 0.1 से लेकर 0.3 एक कैटेगरी में रखा गया है, 0.5 दूसरी कैटेगरी में रखा गया है और इकाई से लेकर के 2.5 तक तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। इन फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप तीनों क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। सबसे पहला है 0.1 से 0.3 वाला। ये है कि पूर्ण एक्यूरेसी के साथ जब किसी लैब में उपयोग करना हो तो इनका उपयोग करते हैं। 0.5 होते हैं पोर्टेबल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या है? जिनको हम कहीं भी उठा करके ले जाएं और यूज कर लेते हैं, जैसे मेगर हो गया, ओम मीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया। उसके बाद आता है जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बने हो, जिनको केवल पैनल बोर्ड में लगाना है, जिनको आप कहीं भी दूसरी जगह ले जाकर यूज नहीं कर सकते, वो 1 से 2.5 के बीच में होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, इंडस्ट्रियल और पैनल बोर्ड वाला, इनकी एक्यूरेसी क्लास 1 से लेकर 2.5 के बीच होती है। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 का, इसलिए हमें डी ऑप्शन के साथ जाना है। यहाँ आपका डी उत्तर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मोटर की मेंटेनेंस के बारे में डेली कंसीडर करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? अब ये चीज़ें तो दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप फील्ड में काम करने जाएंगे तो ये चीज़ें फेस करेंगे, तब आपको पूरा डिफरेंस पता लग जाएगा। देखिए, इसमें जो मोटर के बेरिंग का टेम्परेचर होता है ना, वो आपको हर दिन नोट करना चाहिए। उससे क्या है कि पता लग जाता है कि मोटर कहीं हीट तो नहीं हो रही है, बेरिंग में ग्रीस सूख तो नहीं गया है, ताकि बेरिंग अपन ग्रीस समय पर कर सकें। यानी ओवरऑल ये है कि मोटर का टेम्परेचर हम रूटीन में ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए।
देखो अगर बात करें कि हाई स्पीड बेरिंग को देखें और रिन्यू करें तो डेली बेरिंग नहीं बदले जाते हैं, ध्यान रखना। बेरिंग 6-6 महीने तक, साल भर तक नहीं बदले जाते। स्लिपरिंग मोटर में स्लिपरिंग को चेक करें, कहीं ज़्यादा घिस तो नहीं गया है क्या। इनको भी एनुअल शटडाउन में चेक किया जाता है, यानी साल भर में एक बार। स्विच और फ्यूज कॉन्टैक्ट भी वही चीज़ है, जब एनुअल शटडाउन आता है और मोटर बंद होती है उस दौरान ही चेक किए जाते हैं। चलती मोटर में रनिंग कंडीशन में डेली मोटर का टेम्परेचर ही नोट किया जाता है, केवल कि ओवर हीट तो नहीं हो रही है क्या कहीं। अगला प्रश्न है कि अबोव वाट मीटर कनेक्शन आर यूज्ड व्हेन, यानी हमें एक डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर दिखाया लेकिन उसके कनेक्शन बदले हुए। पूछ रहे हैं कि इस कनेक्शन का उपयोग आप कब करोगे। देखो दोस्तों, ये जो डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर होता है इसे आसानी से एम्पियर मीटर, आसानी से वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये डायनेमोमीटर वाट मीटर नहीं, अब एम्पियर मीटर है। क्योंकि आप देख रहे हैं सभी तीनों कॉइल यानी सीसी के 2 भाग थे और एक पीसी था, उन दोनों तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। एम्पियर मीटर में भी तो ऐसा ही होता है, यानी एक कॉइल है और लोड के सीरीज में आ गई। ये जनरल एक वाट मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की विधि होती है जब हमें लो करंट की वैल्यू नापनी हो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शंट भी लगाया हुआ है, तो शंट लगाने से एमीटर की रेंज बढ़ती है, इसलिए ये डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर है जिसे हाई करंट नापने के लिए एक एम्पियर मीटर में कन्वर्ट किया है। सी उत्तर आएगा। जब लोड करंट का मान बहुत अधिक हो तो वाट मीटर को इस तरह के एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी हो गया शॉर्ट में। आईसी के बारे में सही कथन, सबसे पहला कह रहा है अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, गलत स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है सर्विस और रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, तो एक्चुअल में हम इनको सर्विस या रिपेयर करते ही नहीं हैं। आईसी को जनरली रिप्लेस ही किया जाता है। मोर रिलायबल यानी अधिक विश्वसनीय, तो वर्तमान में हर इक्विपमेंट या डिवाइस में आईसी का ही उपयोग करते हैं क्योंकि ये अन्य के कंपैरिजन में अधिक विश्वसनीय होते हैं। और डी कह रहा है कि सभी कंपोनेंट को ये पृथक रखता है, तो ये भी गलत है क्योंकि सारे घटक इसमें पास पास होते हैं। एक छोटी सी आईसी पर अनेकों ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। सी उत्तर रहेगा मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है। ये कह रहा है कि 4 अंक वाला बाइनरी ओडोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 अंकों वाला है बाइनरी वाला, जिसमें 000 4 बार है। ये पहले 0 दिखाता है और ये 0 जब आगे चला जाता है तो यहाँ पर 1 हो जाता है, फिर 1 के बाद वापस 0 आ जाता है और ये चक्कर प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद रिपीट होता है। 4 किलोमीटर के बाद ये ओडोमीटर हमें क्या दिखाएगा ये बताइए। देखो क्या करना है, एक डिस्प्ले बनाओ जिस पर 4 0 लिखो और 4 किलोमीटर की पोजीशन हम देखेंगे, है ना। देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो ये बाइनरी ओडोमीटर हमारा 0.001 हमें दिखाएगा,
ठीक है। जैसे ही 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हम तय करेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा, 0010। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 10 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अगले इसको रोटेट करेगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? आगे चलते हैं। अब जब हम 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो क्या होगा, 00, ये तो 1 अपनी जगह है ही, लेकिन ये जो 0 था ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 3 किलोमीटर के बाद ये क्या दिखाएगा, 0011। अब जैसे ही 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय होगी तो ये 0 बनेगा, ये इसको आगे खिसकाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आगे खिसक करके 1 हो जाएगा। यानी 4 किलोमीटर के बाद 100 शो होगा, इसलिए उत्तर आएगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तरह से रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये तो सिंपल सा ही है। क्या कह रहे हैं, 25 लैंप है, 6 वोल्ट रेटिंग के है, सीरीज में कनेक्ट है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप बताइए कितना है। ठीक है, मतलब 25 × 6 कर दो, 150 वोल्ट हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है, 150 वोल्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4 पोल 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मोटर है, 24 स्लॉट में ये वाइंडिंग वितरित है, इसकी स्लॉट की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, स्लॉट दूरी का मतलब हमेशा होता है प्रति स्लॉट डिग्री का मान। ठीक है, यानी एक स्लॉट पर वाइंडिंग कितने डिग्री की बन रही है, और ये भी आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकल नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकली जब इस तरह का आंसर देना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री जो होता है उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखो, टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, तो 180 इंटू 4, और भाग देना है स्लॉट का। जब 24 स्लॉट का आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। ध्यान रखना, ये 00 दिखा रहा है ना, ये लास्ट वाला 0 डिग्री है, मतलब 40 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 10 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए थे अपने को, 30 डिग्री उत्तर आएगा। सिंगल फेज 3 फेज से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला दोनों में कॉमन रहता है। अगला क्वेश्चन, एक्टिव पावर ज्ञात करनी है, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति दिया हुआ है। देखो, किलोवाट अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा KVA की स्क्वायर माइनस KVA R की स्क्वायर और दोनों का अंडर। ठीक है, ये 5000 VA है, आप इसको 5 KVA समझ सकते हैं, और 3000 VAR को आप 3 KVAR लिख सकते हैं। 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का अंडर निकालेंगे तो 4। वास्तविक शक्ति किलोवाट में होती है, इसलिए 4 किलोवाट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रम प्लेट जब हम यूज करते हैं डेकोरेटिव लाइट में तो इसका काम क्या है। ड्रम एक तरह का स्विच होता है और सर्किट को मेक ब्रेक करवाना इसी का काम होता है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक चक्कर में कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करना, यानी कॉन्टैक्ट को बनाना, कॉन्टैक्ट को हटाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करंट वोल्टेज से लैग करेगा, यानी पीछे चलेगा, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है। ऐसी कंडीशन इंडक्टिव सर्किट में होती है। हालांकि इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन अधूरा दिया है, ये ध्यान रखिएगा।
सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में भी बताना होता है, लेकिन जनरली इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अंतर ही देखा जाता है। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक होगा तो ओवरऑल करंट को लैगिंग माना जाएगा, यानी पावर फैक्टर भी सर्किट का लैगिंग होगा। अगर लीडिंग के लिए पूछ लेता तो सी उत्तर कर देते, और इन फेज करंट के लिए अगर पूछ लेता तो ए उत्तर कर देते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वार्निश 100% ठोस में पाई जाती है और सेल्फ लाइफ जो होती है इसकी बहुत कम होती है। सबसे कम जिसकी सेल्फ लाइफ होती है तो फिर वो है सोलवेंट लेस वार्निंग है। ये खैर यूज ही नहीं करते अपने, तो अपने या तो बेकिंग टाइप वाली होती है जिसको बाद में सुखाते हैं, और सबसे ज़्यादा एयर ड्राई वार्निश ही की जाती है। ये जनरली ब्राउन कलर में मिलती है। इसको डाल देते हैं मोटर वाइंडिंग पर और लगभग 12 से 24 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, हवा में रख देते हैं सूखने के लिए। जनरली मोटर में यही वार्निश सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मापन पैमाना उपयोग करेंगे जब थोड़े समय के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ओवरलोड हो जाए और उसकी करंट नापनी हो, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसके लिए होता है एक्सटेंडेड स्केल, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्धित पैमाना। दोस्तों, पैमानों पर मैंने एक थ्योरी की क्लास दी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय निकालकर आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें आपको प्रतीक भी पता लगेगा, सभी पैमानों का भी पता आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है भाई। ठीक है। ये कह रहे हैं कि 3 फेज सप्लाई सिस्टम में फेज क्रम को कैसे बदला जा सकता है। तो ये देखिए, कोई भी 2 फेज आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बदल जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो इन्होंने दिया है वो भी सही है। यानी यहाँ 2 ऑप्शन है, दोनों सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑल फेज इज चेंज विद रिवर्स शिफ्टेड टू ईच अदर। मतलब उन सभी को, सभी तो क्या एक्चुअल में 2 ही होते हैं, जो एक दूसरे से रिवर्स शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव की तरफ ले आओ, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव की तरफ ले आओ, जीरो जो है वो अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है भाई, किसी भी समय हम फेजों को ऐसे एज्यूम करते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव की तरफ ले आओ, तो बात एक ही है। और ऑल फेज लिख दिया इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए, और ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है क्योंकि 2 ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 वोल्ट लैंप है, 240 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है सीरीज में, 5% का फ्लक्चुएशन के कारण एक्स्ट्रा लैंप लगाने। तो मैंने कई बार बताया है, सप्लाई वोल्टेज बटे एक लैंप की वोल्टेज। उत्तर आया 40%। इस 40 का 5% आप निकालेंगे तो आएगा 2, यानी टोटल लैंप हमें कितने लगाने हैं 42। 42 लैंप आपको यहाँ पर कुल संयोजित करने होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 83.27 डिग्री है, पावर फैक्टर का मान कितना होगा। देखो भाई, फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर 0 होता है, और ये देखो लगभग 90 के पास है, इसका मतलब पावर फैक्टर भी 0 के आसपास ही होगा। वैसे आपको कन्वर्ट करना होगा या फिर याद रखना होगा, कोस 83 डिग्री को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उत्तर आता है 0.114। ठीक है,
बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको कोस की टेबल अच्छे से याद रखनी होगी छोटे छोटे पॉइंट्स में। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, विच टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इन यूज्ड सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये थोड़ा सा गलत दे दिया इन्होंने। सवाल कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस मोटर में होता है। देखो, ना तो स्टेपर मोटर में होता, ना ही स्थायी कैपेसिटर मोटर में होता और ना ही सेडेड पोल में होता। ठीक है। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, यानी जिसको हम स्प्लिट फेज मोटर बोलते हैं, केवल उसमें होता है। आगे देखो, 4 कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं। कुल कैपेसिटी पूछी है, C1 + C2 + C3 + C4 कर देंगे, जोड़ना ही है, उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको हमेशा से मैं 2 तरीके बताता आया हूँ कि पहले हेक्साडेसिमल का बाइनरी बनाइए और उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, उत्तर कभी गलत नहीं होगा। अगर आप सीधा करेंगे तो उत्तर गलत रहने की संभावना है। देखो क्या करना है, 2, 2, 3 और ए का मतलब होता है 10। ठीक है, इन सब को लिख लिया। अब इनकी बाइनरी बना दो। ठीक है, 2 की बाइनरी होती है 10, 3 की बाइनरी होती है 11 और 10 की बाइनरी होती है 10, 10। ठीक है, इन सब को ध्यान रखना है, 4-4 बिट का बनाना होता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाते समय 4-4 बिट होनी ज़रूरी है, इसलिए आपको इनमें 2-2 जीरो स्टार्टिंग में अपनी तरफ से लगानी है। यानी क्या बनेगा, ये 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0। अब इसमें राइट साइड से चले आप और वही जैसा मैंने बताया है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 इस तरह से लिखते जाएं। जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके मिलान करना, ये उत्तर आएगा। मुझे भी बताइएगा क्या रहा। मेल टाइप प्लग पूछा है। देखो, प्लग 2 होते हैं, मेल फीमेल बोलते हैं, तो मैं दोनों ही आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेल माना जाता है, ये फीमेल माना जाता है। वैसे देखो, ये तो स्टार्टर का सिंबल है, प्लग का सिंबल है ही नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि मोटर में जब स्टार्ट बटन दबाया गया तो मोटर चालू हो गई, लेकिन जैसे स्टार्ट बटन छोड़ दिया मोटर बंद हो गई। इसका मतलब होल्डिंग वाला कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जो एनो कॉन्टैक्ट स्टार्ट बटन के पैरेलल में लगता है वो काम नहीं कर रहा। मैंने बताया हुआ है ना, ड्यूअल स्टार्टर पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 2 फेजों के बीच वोल्टेज को क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का सिंबल आपको दिखाया। डायनेमोमीटर के 2 है, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक क्यूसेंट टाइप का और एक है एनक्लोज्ड, तो ये बंद प्रकार का होता है, ध्यान रखना। डी उत्तर आएगा। और कौन सा, एक फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है, राइट सिचुएटेड टाइप, ये कोई फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है। वेस्टर्न भी होता है, मैकेनिकल रेजोनेंट भी होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक भी फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रकार है। कोई भी प्रोजेक्ट अपन तैयार कर रहे हैं तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत सर्वे से ही होती है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी हमें उसके सर्वे को ही आगे लेना होता है। सॉरी, सर्वे से पहले आपको इंट्रोड्यूटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको उस प्रोजेक्ट की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तैयार करनी होती है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, किस बारे में है। और अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में स्पार्क करेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जल्द ही आपको आगे के 50 प्रश्न भी सॉल्यूशन करवाएंगे।